हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 को सिस्टम थ्योरीज और पार्टिकुलरली जो थ्योरीज इंक्लूड है वो है इवन जोहर का पॉली सिस्टम थ्योरी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो बिगिन विद एन इंट्रो कि सिस्टम थ्योरीज क्या है। सो 1970s के अंदर एक और रिएक्शन आया स्टैटिक प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के ख़िलाफ़, ठीक है, उसके रिएक्शन में। वो था पॉली सिस्टम थ्योरी, जो कि ट्रांसलेटेड लिटरेचर को एज अ सिस्टम ट्रीट करता है, एज अ सिस्टम समझता है, एज अ सिस्टम जो कि ऑपरेट करता है लार्ज सोशल लिटरेरी हिस्टोरिकल सिस्टम ऑफ द टारगेट कल्चर के अंदर। पॉली सिस्टम थ्योरी फेड इनटू डेवलपमेंट इन डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर डेवलप हुआ था, नॉट कि प्रिस्क्रिप्टिव बल्कि डिस्क्रिप्टिव। इवन जोहर का पॉली सिस्टम थ्योरी देखेंगे। पॉली सिस्टम थ्योरी डेवलप इन 1970 में डेवलप हुआ था। एक इसराइली स्कॉलर थे जिनका नाम था इवन जोहर। उसने क्या किया, ही बोरो आइडियाज़ फ्रॉम द रशियन फॉर्मलिस्ट ऑफ 1920। रशियन फॉर्मलिस्ट के आइडियाज़ को लिया, उनसे हेल्प लिया एज अ बेसिस फॉर हिज थ्योरी, एंड अ लिटरेरी वर्क इज़ हेयर स्टडीड नॉट इन आइसोलेशन। कहते हैं कि लिटरेरी वर्क को आइसोलेशन में स्टडी नहीं किया जा सकता है, बल्कि एज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी सिस्टम उसको स्टडी किया जाता है। ये लिटरेरी सिस्टम क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिटरेरी ऑर्डर विच आर इन कंटिन्यूअल इंटर रिलेशनशिप विद ईच अदर। लिटरेचर जो है इस सोशल लिटरेरी और हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है, इस सिस्टम का पार्ट है, और ये एक ongoing dynamic system है of mutation and struggle for the primary position in a literary canon। literary canon के लिए उसके प्राइमरी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए लिटरेचर एक स्ट्रगल के गो थ्रू होता है। वो हम देखेंगे कि प्राइमरी पोजीशन और सेकेंडरी पोजीशन दोनों को। he reacts against the fallacies of the traditional aesthetic approaches and which had focused on high literature and had disregarded unimportant या low literature को disregard किया हुआ था पहले के जो theories। and it emphasize करता है कि translated literature operate करता है as a system को किस तरह, in the way target language select करता है work for translation, और दूसरा in the way translation norms, behaviors and policies they are influenced by the other cause system से किस तरह influence होते हैं। इवन जोहर ने फोकस किया था on the relation between all these systems के बीच में inter relationship को देखा। in achieving the concept to give he knew a new term जिसको उसने poly system का नाम दिया। poly system is conceived as a heterogeneous, ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, यानी सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स मिलके ये सिस्टम बनाते हैं जो कि इंटरेक्ट करता है टू ब्रिंग अबाउट एन ऑनगोइंग डायनामिक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टेक प्लेस होगा विद इन द पॉली सिस्टम एज अ होल। और ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में है, एक हायरार्की है, एंड द हायरार्की रेफर टू इज़ द पोजीशन के रिलेटेड है कि प्राइमरी पोजीशन या हाईएस्ट पोजीशन कौन ऑक्युपाइड करेगा। यानी ट्रांसलेटेड लिटरेचर को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो प्राइमरी या हाईएस्ट पोजीशन पे होगा या लोअर पोजीशन पे होगा। इट इज़ ऑक्युपाइड बाय इंक्रीजिंगली कंजर्वेटिव टाइप्स। डायनामिक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है इट इज़ वाइटल फॉर द पॉली सिस्टम, और ये इंडिकेट करता है द रिलेशन बिटवीन इनोवेटरी और कंजर्वेटरी सिस्टम के बीच में, कि ये रिलेशनशिप जो है, द रिलेशन बिटवीन इनोवेटरी और कंजर्वेटिव सिस्टम के बीच में जो रिलेशन है, दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी चेंजिंग इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपटीशन में रहते हैं उस पोजीशन को ऑक्युपाइड करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स की वजह से क्या होता है, द पोजीशन ऑफ ट्रांसलेटेड लिटरेचर फिक्स नहीं होता। ये प्राइमरी पोजीशन पे भी हो सकता है और सेकेंडरी पोजीशन पे भी हो सकता है। प्राइमरी पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ एट प्राइमरी पोजीशन इट पार्टिसिपेट्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, शेप करेगा सेंटर ऑफ द पॉली सिस्टम को,
and it is likely to be innovatory होगा और linked to the major events of the literary history as they are taking place. और on the other hand and ये lead करेगा writers को कि वो produce करे important translations को. So primary position की ज़्यादा importance है. And Ibn Zohar gives three major cases when translated literature occupied primary position. तो जब ट्रांसलेटेड लिटरेचर प्राइमरी पोजीशन ऑक्युपाइड करेगा तो तीन मेजर केसेस हमारे सामने आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ व्हेन अ यंग लिटरेचर इज़ बीइंग एस्टेब्लिश. ये तब होगा जब एक यंग लिटरेचर एस्टेब्लिश हुआ हो. ठीक है. एंड सेकंड वन इज़ व्हेन अ लिटरेचर इज़ पेरिफेरल या वीक हो और ये इंपोर्ट करे लिटरेरी टाइप्स को जो इसमें ना हो दूसरे लिटरेचर से. And this can happen when a smaller nation is dominated by the culture of a larger one. Example दिया है. For instance, in the modern Spain के अंदर आप देखें smaller regions जैसा कि गलीशिया हो गया, it imports many translations from the dominant Spanish form जो कि Castilian है, जबकि स्पेन itself as a nation देखा जाए तो it imports canonized literature from the English speaking world. And the third case तब आ जाता है when there is a critical turning point in a literary history के अंदर एक critical turning point हो जिसमें established models are no longer considered sufficient, जिसमें established model को sufficient consider नहीं किया जाता हो, या when there is a vacuum in the literature of a country में जब vacuum हो यानी space हो या यानी further addition के लिए import के लिए space हो. इस कहने का ये मतलब है. जो कहता है इफ ट्रांसलेटेड लिटरेचर अज्यूम्स अ सेकेंडरी पोजीशन. प्राइमरी पोजीशन हमने डिस्कस किया. जब सेकेंडरी पोजीशन अज्यूम करेगा ट्रांसलेटेड लिटरेचर तब क्या होगा. देन इट रिप्रेजेंट्स अ पेरिफेरल या वीक सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा. सो इट बिकम्स अ कंजर्वेटिव एलिमेंट बनेगा. टोटली उसका अपोजिट आप कर दे. ठीक है. एंड क्या करेगा. Preserving conventional forms and conforming to the literary norms of the target system. फिर इवन जोहर ने पॉइंट आउट किया था that कि this secondary position is the normal one for the translated literatures. However, translated literature itself is stratified. और फिर कहता है कि translated literature may be secondary while other translated form the major source literature are primarily. फिर एग्जांपल देता है इवन जोहर गिव जो देता है हेब्रू का देता है. हेब्रू लिटरेरी पॉलीसिस्टम जो कि पब्लिश हुआ था बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच में व्हेन ट्रांसलेशन फ्रॉम द रशियन वर प्राइमरली थे और ट्रांसलेशन फ्रॉम द इंग्लिश, जर्मन और पोलिश सेकेंडरी थे. फिर मूविंग ऑन इवन जोहर सजेस्ट करता है पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द ट्रांसलेटेड लिटरेचर इन अ पॉलीसिस्टम. ये कंडीशन करता है ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी को भी. और इफ़ इट इज़ प्राइमरी हो गया तो देन ट्रांसलेटर डू नॉट फील कंस्ट्रेंट फील नहीं करते अगर प्राइमरी हुआ तो टू फॉलो द टारगेट लिटरेचर मॉडल्स एंड मोर प्रिपेयर टू ब्रेक द कन्वेंशंस. एंड ऑन द अदर हैंड कहता है इफ़ ट्रांसलेटेड लिटरेचर इज सेकेंडरी देन द ट्रांसलेटर्स टेंड टू यूज़ एग्जिस्टिंग टारगेट कल्चर मॉडल्स को यूज़ करते हैं, वो कंस्ट्रेंट होते हैं and they produce a more non-adequate translations produce करेंगे. ये conditions हमने डिस्कस किए कि प्राइमरी पे क्या होगा, सेकेंडरी पे क्या होगा. सो फर्दर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया. गेंजलर थे उसने पहले तो इसके एडवांटेजेस बताए फिर बाद में इसको क्रिटिसाइज़ भी किया. एडवांटेजेस बताते हुए कहता है कि लिटरेचर इटसेल्फ इज़ स्टडीड अलोंगसाइड द सोशल. इसका ये फ़ायदा है कि इस मॉडल को यूज़ करते हुए हम लिटरेचर को पढ़ते हैं अलोंगसाइड द सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल फोर्सेस के. दूसरे में कहता इवन जोहर मूव्स अवे फ्रॉम द आइसोलेटेड स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल टेक्स्ट से. आइसोलेटेड हमने कहा था कि एज अ सिस्टम पढ़ते हैं, आइसोलेटेड नहीं पढ़ते हैं. सो ही मूव्स अवे फ्रॉम द आइसोलेटेड स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल टेक्स्ट toward the study of the translation within the culture and literary systems as a function. And the third one ये बताता है कि the non-prescriptive definition of the equivalence यानी non-prescriptive का ये मतलब है descriptive. ठीक है.
एंड एडिक्वेटली अलाउ करता है फॉर द वेरिएशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल या कल्चरल सिचुएशन के मुताबिक। सो काफ़ी फ्लेक्सिबल मॉडल है, कहने का ये मतलब। सो एडवांटेजेस बताते हैं, हाउएवर फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं इस मॉडल को, जिसमें वो पहला कहता है अवर जनरलाइजेशन है ये। अवर जनरलाइजेशन किस चीज़ का? अवर जनरलाइजेशन टू द यूनिवर्सल लॉस ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन रिलेटिवली लिटिल एविडेंस। सेकेंड जो क्रिटिसाइज करते हैं उसमें कहते हैं कि एन ओवर रिलायंस ऑन हिस्टोरिकली बेस्ड 1920 फॉर्मलिस्ट, जो 1920 का फॉर्मलिज्म से आइडिया लिया हुआ था उसके बेस के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ था ये मॉडल। सो ये कहता है कि ये ओवर रिलाई करता है 1920 के फॉर्मलिस्ट मॉडल पे, जबकि ये मॉडल जो 1970s का है। सो सी द डिफरेंस बिटवीन 1970s एंड 20s, कितने चेंजेस आए, जबकि ये स्टिल ओवर रिलाई करता है 1920 के फॉर्मलिज्म के आइडियाज़ को। थर्ड वन इज़ द टेंडेंसी टू फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, कि ये फोकस करता है एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल पे रादर देन द रियल लाइफ कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर। फोर्थ वन इज़ द क्वेश्चन एज टू हाउ फार द सपोज साइंटिफिक मॉडल इज़ रियली ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव होने पे भी सवाल उठाया। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इस मॉडल के ऊपर, राइट। So this is all about this topic. Thank you for watching this video.